गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम पिछले सप्ताह हुई करंट अफेयर्स की विभिन्न घटना पर फोकस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी, ताकि आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपसे हमेशा से कहती आई हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसकी पहली रणनीति ये होती है कि हम उसके सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को A to Z कवर करें, ताकि हमें एग्ज़ाम हॉल में जाने पर हेजिटेशन या लो कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और दूसरा, जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमारी ये रणनीति होनी चाहिए कि प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से एकाग्रचित्त होकर पढ़ें कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो आंसर बहुत ही आसानी से हमको पता चल जाता है। तो आज हम फिर से वही स्ट्रेटजी के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सेरेना विलियम्स का संबंध किस खेल से है। सेरेना विलियम्स का संबंध किस खेल से है, बताइए। बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल या शतरंज। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। अब हम इसका विस्तार से वर्णन देखते हैं। सेरेना विलियम्स एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स। उन्होंने क्या किया है, अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए वो क्या रही है, चर्चा में रही है। एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चर्चा में रहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, इकोनॉमी, पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट के। तो चर्चित प्रश्न ही हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को हमको मिलते हैं। तो सेरेना विलियम्स का चर्चा में रहने का कारण उनका टेनिस से संन्यास लेना है। वो बहुत ही फेमस खिलाड़ी रही हैं, उनके काफ़ी सारे अचीवमेंट रहे हैं जिनको हम देखेंगे। सेरेना विलियम्स ने अपने करियर में कुल 73 खिताब जीते। उनमें 23 ग्रैंड स्लैम थे और 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक। ओलंपिक में भी इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने पहला खिताब जीता था, जो प्रमुख खिताब था उनका, वो 1999 में 17 साल की उम्र में जीता था। 17 साल की उम्र में 1999 में उन्होंने अपना पहला खिताब जीता था US ओपन में। और आखिरी उनका खिताब था 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो पहला खिताब US ओपन में 17 साल की उम्र में 1999 में, और लास्ट जो उनका अवार्ड था, खिताब था, वो 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने क्या किया था, जीता था। 29 तारीख से जो US ओपन शुरू हो रहा है वो उनका क्या होगा, आखिरी टूर्नामेंट होगा सेरेना विलियम्स का, अभी अगस्त माह में, है ना। अब हमारा प्रश्न है अगला कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। अगर आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है अगस्त माह में मनाया जाता है। तो अब बताएं कि अगस्त की किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ आपसे थीम पूछी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम पढ़िए ऑप्शन और बताइए कि इनमें से कौन सी थीम हो सकती है। चलिए हम देखते हैं आंसर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के योगदान को याद करने के लिए, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। डेट 12 ही है, बस मंथ चेंज हो गया, ये आपको याद रखना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जितने भी हमारे यूथ हैं उनसे रिलेटेड कल्चरल एंड जो लीगली मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय जो है, यानी थीम जिसको बोलते हैं, वो है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, जिसको हम जनरेशन गैप बोल देते हैं ना, उसके लिए एकजुटता लाना। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए दुनिया बनाना, यानी सारे उम्र के लोगों के लिए क्या बनाना, एक दुनिया बनाना, सबको एक साथ लाना। इस थीम का उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं सहित सभी पीढ़ियों में कार्रवाई की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2015 से 2030 तक के लिए
लागू किए गए हैं वो 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए हमको युवाओं को साथ लाना होगा, है ना। उनके अंतर पीढ़ीगत एकजुटता हमें लानी होगी, उनकी जो पीढ़ीगत जनरेशन गैप है उसको ख़त्म करना होगा, ये इनका लक्ष्य है। 1998 में युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों का विश्व सम्मेलन हुआ था। वो पहला ही सम्मेलन था, उसमें 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया गया था। 1999 में क्या हुआ, यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस घोषणा का क्या कर दिया था, समर्थन कर दिया था। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो कैसी संस्था है, अंतर सरकारी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, गैर सरकारी संगठन है, बताएं कैसा संगठन है ये। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसने पाकिस्तानी अधिकारियों से आह्वान किया है कि वे जबरन गायब होने के विरोध में न्याय के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर तुरंत कार्रवाई करना समाप्त करें, क्योंकि जबरन गायब होना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है। यानी किसी को गायब कर लिया जाता है तो उसको जबरन गायब बोला जाता है। तो जबरन गायब होना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्या है, एक गंभीर अपराध है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन मीन्स एक एनजीओ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना हुई थी 28 मई 1961 को और इसके संस्थापक कौन थे, पीटर बेंसन, जो कि एक ब्रिटिश वकील थे। ठीक है, तो 28 मई 1961 को एक एनजीओ के रूप में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। इसका जो पहला लक्ष्य था, प्राथमिक लक्ष्य था, वो था कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना और उनकी वकालत करना। इसको 1977 में शांति का नोबेल भी मिला है क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए कार्य करता है, शांति स्थापित करने का कार्य करता है। 1978 में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए इसको संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अमेजन नदी का संबंध किस देश से नहीं है। अगर आपने दक्षिण अमेरिका का मैप देखा होगा तो वहाँ एक अमेजन नाम की नदी बहती है। अब आपको यहाँ ये बताना कि अमेजन नदी किस देश से होकर नहीं बहती है, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू। बताइए कि अमेजन किस देश से होकर नहीं बहती है। चलिए हम बताते हैं। हाल ही में ये अमेजन चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि अमेजन नदी के जंगलों के विकास के लिए जो कमी हो रही है उसमें फास्फोरस की कमी जिम्मेदार है। यानी रिसर्चर्स ने ऐसा पाया है कि फास्फोरस की कमी जो है अमेजन नदी के जंगलों के विकास को क्या कर रही है, लिमिटेड कर रही है, सीमित कर रही है। अमेजन की जो लंबाई है 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक। ठीक है, ये अफवाह क्षेत्र में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र इसी का है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदियों में शामिल किया गया है। अमेजन की जो घाटी है वो दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। ये देश आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम है। तो अमेजन नदी की घाटी 8 देशों में फैली है। वो 8 देश कौन से हैं, पहला ब्राज़ील और बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, है ना, और वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो अमेजन नदी की जो घाटी है ब्राज़ील के 8 देशों में फैली हुई है। ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है, अर्जेंटीना से इसका कोई संबंध नहीं है। अर्जेंटीना से इसका कोई संबंध नहीं है। यह 8 देशों में फैली है, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अमेजन के जंगल के बारे में तो अपने पढ़ाई होगा, है ना। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, साथ में बताना है कि स्थापना कहाँ है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में क्या हुआ है, FAO ने उप सहारा अफ्रीका एवं मध्य अफ्रीका में मृदा के पोषक तत्वों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करने की परियोजना शुरू की है। यानी वो क्या करेगा, डिजिटल रूप से जो मिट्टी होती है ना उसका एक चित्र लेगा,
इससे उसमें पोषक तत्वों की जानकारी एकत्र करेगा। समझ में आया आपको? ये FAO जो है UN की एक स्पेशल एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका उद्देश्य है कि भुखमरी को समाप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जारी रखना। ठीक है, इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराना है। यह सुनिश्चित करता है कि सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने हेतु लोगों की पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच होनी चाहिए। इसकी अभी वर्तमान में 195 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 195 सदस्य हैं, जिसमें 194 देश हैं और ये एक यूरोपीय संघ है, 28 देशों वाला। ठीक है, FAO जो है दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में क्या करता है? काम करता है। इसका मुख्यालय इटली के रोम इटली में FAO का मुख्यालय है। यूरोपीय यूनियन के कितने सदस्य देश हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइए। एलिफेंट के संरक्षण के लिए हमने जागरूकता फैलाने के लिए हाथी दिवस क्यों मनाना शुरू किया है? तो विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? मनाते अगस्त में ही है, आपको बताना है कब मनाते। तो 12 अगस्त को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं उसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, है ना। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को उद्देश्य क्या है? दुनिया में हाथियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कानूनों उपायों पर प्रकाश डालना। यह दिन हाथियों के प्रति लोगों में जागरूकता कायम करने के लिए वैश्विक स्तर पर पहुंच को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। कब से मनाना शुरू हुआ है? 2012 से। ठीक है, अगला हम देखते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी जिसे हम नाटो बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? काफ़ी चर्चा में रहा है। रूस और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है लगभग 6 महीने से, नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नाटो जो है 28 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का क्या है? राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कहा गया था। मतलब समझिए आप, मान लीजिए 28 यूरोपीय देश हो गए, एक अमेरिका एक कनाडा हो गया, तो 30 देश हो गए अभी, है ना। तो इन 30 देशों में से अगर किसी एक पर भी किसी अन्य देश ने आक्रमण किया, किसी एशिया अफ्रीका के महाद्वीप ने, तो बाकी के जो 29 देश हैं वो भी साथ लड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? इस एक देश के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे कि हम अपने इस ग्रुप में कोई क्षति नहीं होने देंगे। इसे बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। ओके, ये अमेरिका का पहला बड़ा शीतकालीन सैन्य संगठन है। शीत युद्ध में इसका निर्माण हुआ था। 30 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। हाल ही में जो स्वीडन और फिनलैंड है वो भी इसके सदस्य बनने की चर्चा चल रही है। ठीक है, हाल ही में एक चीज़ चर्चा में रही है, लेंगिया हैनिपा वायरस। ये कहाँ पाया गया है, किस देश में? बताइए जरा। लेंगिया हैनिपा वायरस। तो अभी हम देखते हैं, चीन में नोवल कोरोना वायरस का पता लगने के लगभग 3 साल बाद देश के 2 पूर्वी प्रांतों में अब तक पहचाने गए 35 संक्रमण के साथ एक नए जूनोटिक वायरस की खोज हुई है, जिसे हैनिपा वायरस को लेंगिया हैनिपा वायरस या LABV कहा जाता है। इसे जैव सुरक्षा स्तर 4 बायोसिक्योरिटी लेवल 4 रोगजनकों के रूप में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। यह जानवरों और मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है, इस वायरस के खिलाफ अभी तक मनुष्यों के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके उपलब्ध नहीं है। अब नया वायरस आया है, अभी से टीके कहाँ होंगे? अब उसकी पहचान होगी तब टीके बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 2G एथेनॉल संयंत्र को देश को समर्पित किया है? पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत। अभी हाल ही में क्या किया है? माननीय PM महोदय ने 2G एथेनॉल संयंत्र को देश को समर्पित किया। तो किस स्थान पर किया है हम देख लेते हैं। बीते 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। ठीक है, ये आप याद कर लेना कि वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अगस्त को मनाते हैं। इस अवसर पर PM मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र को क्या किया है? इनॉग्रेट किया है, देश को समर्पित किया है। इस संयंत्र को IOCL
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करने में क्या होगा, हमको मदद मिलेगी। 2G जो संयंत्र है, मतलब सेकंड जनरेशन बोल सकते हैं इसको हम, यह बायो इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यह आपको ये जैसे IOCL का यहाँ चर्चा हुआ है, तो एक महारत्न कंपनी है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न हैं, कितनी मिनी रत्न है, और उनको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो पता ज़रूर करें, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेशा एक्ट को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। पेशा एक्ट, PESA, पेशा एक्ट को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, बताइए जल्दी। देखते हैं हम, हाल ही में दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए आदिवासी समूह के लिए 6 सूत्री गारंटी योजना की घोषणा की है। इसमें पेशा एक्ट का सख्ती से कार्यान्वयन भी शामिल है। पेशा एक्ट का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, है ना, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। भूरिया समिति की सिफारिश पर से अधिनियम को भारतीय संसद में 1996 में अधिनियमित किया गया था। किसकी सिफारिश पर, भूरिया समिति। यह अधिनियम जो है अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के जरिए सुशासन सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है। यानी 244(1) में राष्ट्रपति जिन लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचित करता है, जनजाति के रूप में, उन्हें बोलते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र। 244(1) में निर्दिष्ट है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या है, लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 6वीं अनुसूची लागू होती है। ठीक है, 10 राज्यों, वर्तमान में 10 राज्यों में पेशा एक्ट क्या है, लागू है। आपसे पूछ लें कि वर्तमान में कितने राज्यों में पेशा एक्ट लागू है, तो 10 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और आपका प्यारा मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्रों को कवर किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 6वीं अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं। ठीक है, तो पेशा एक्ट लाया गया था भूरिया समिति की सिफारिश पर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष किया गया, बताइए जल्दी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष किया गया था, तो हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 1 सप्ताह के भीतर केरल में अपने नियंत्रण में आने वाली हर सड़क को ठीक करने का क्या दिया है, निर्देश दिया है। केरल हाईकोर्ट ने NHAI से कहा है कि आपके अंडर में जितनी भी सड़कें आती हैं उनको ठीक करो 1 वीक के अंदर अंदर, है ना। NHAI की स्थापना संसद के एक अधिनियम NHAI अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के साथ साथ विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए छोटी परियोजनाओं को सौंपा गया है। NHAI को NSDP का कार्य भी सौंपा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर अपग्रेड, पुनर्वास और चौड़ा करने की क्या है, परियोजना है। 1998 में शुरू हुई थी। NHAI 1988 में आई थी, NSDP 1998 में शुरू हुई थी। एक्सप्रेस वे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सभी सड़कों की लंबाई का केवल कितने हैं, 1.7% हैं। यानी ऐसे राजमार्ग जो देश की समस्त राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। ठीक है, वे सड़क यातायात का लगभग 40% वहन करते हैं। लंबाई का टोटल जो लंबाई सड़कों की उसका 1.7% है, और सड़कों से जितना यातायात होता है उसका 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। ठीक है, NHAI 1988 और NSDP 1998। नेक्स्ट प्रश्न है, यांगजी
एलो, यारलुंग, पर्ल नामक नदियाँ किस देश से संबंधित हैं, यानी किस देश से होकर ये बहती हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, चीन के हेबेई प्रांत में 4300 से अधिक डायनासोर के फुटप्रिंट मिले हैं। इनसे ये पता चलता है कि फुटप्रिंट लगभग 150 मिलियन साल पहले के जुरासिक और क्रिटेशियस युग के हैं। जुरासिक और क्रिटेशियस युग के हैं। चीन के उत्तरी हिस्से से सबसे अधिक डायनासोर के फुटप्रिंट की जीवाश्म खोज हुई है। पूर्वी एशियाई देश चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, सब जानते हैं। टकला मकान, मरुस्थल, गोई मरुस्थल के कुछ हिस्से चीन में है, बिल्कुल सही बात है। कुनलुन, त्यानसिंग, किनलिन, ग्रेटर हेंगिंग, तहांग, किलियन, हेंगडुआन जैसे पर्वत चाइना में है। यांगजी, एलो, यारलुंग, पर्ल, मेकंग नदियाँ भी चीन से होकर बहती हैं। ठीक है। इसे सिंजियांग प्रांत में बहने वाली तारिम नदी चीन की सबसे बड़ी भूमिगत नदी। ये आपसे पूछ सकते हैं। पहला कैसे पूछेंगे, तारिम नदी कहाँ बहती है या तारिम क्या है, तो ये नदी है चीन में बहती है। चीन की सबसे बड़ी भूमिगत नदी कौन सी है, तो वो चीन की सबसे बड़ी भूमिगत नदी है तारिम और ये सिंजियांग प्रांत में बहती है। यह नदी चीन के मरुस्थलीय इलाके से होकर बहती है, इसलिए इसे हम रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन की नदी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्तमान में भारत में एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान कौन सा है। जो एशियन लायन होते हैं उनका एकमात्र निवास स्थान, आई होप आपको पता चल गया होगा। देखते हैं, है ना। बीते 10 अगस्त को क्या किया गया था, वर्ल्ड लायन डे मनाया गया था। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया गया था, वर्ल्ड लायन डे भी मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद है शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना। क्या मकसद है, शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना। शेर को बिग कैट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ये बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है ना। ये पैंथेरा जीनस और फेलिडे फैमिली से संबंधित है। पैंथेरा जीनस और फेलिडे फैमिली से संबंधित। दुनिया भर में निम्न तरह के हमको शेर देखने को मिलते हैं। एक बारबरी शेर होता है, वो उत्तर अफ्रीका में मिलेगा आपको। सेनेगल शेर पश्चिम अफ्रीकी शेर है। कटंगा दक्षिण अफ्रीकी शेर है। मसाई पूर्वी अफ्रीकी, कालाहारी ट्रांसवाल दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी, एबिसिनियन अदिस अबाबा इथियोपियाई शेर है। और भारतीय शेर को हम एशियाई शेर बोलते हैं। ठीक है, तो एशियाई शेर के बारे में हम देख लेते हैं। एशियाई शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा लियोपर्स का है। पैंथेरा लियोपर्स का है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, हिंदी में लुप्तप्राय बोलते हैं। और जो 60 के परिशिष्ट वन में रखा गया है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची वन में रखा गया है। ये सब आपको पता होना चाहिए। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड, 60 के परिशिष्ट वन में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियोपर्सिका। एशियाई शेर जो है अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। मैं पहले लेक्चर में भी आपको ये बता चुकी हूँ। एक समय था जब एशियाई शेर भारत के पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के पारिस्थितिकी पर्यावरण में पाए जाते थे, लेकिन मौजूदा समय में गुजरात का गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में एशियाई शेर का क्या है, एकमात्र निवास स्थान है, गिर गुजरात। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी जूनोटिक बीमारियाँ कैसी होती हैं, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं, है ना। जूनोटिक बीमारियों के संबंध में देखते हैं, है ना। हाल ही में चीन में एक नए जूनोटिक वायरस का पता चला है, नोवल लेंगा हैनिपा वायरस, जिसे हम LAV वायरस बोलते हैं। यह चीन के शैंडोंग हेनान प्रांत के 35 लोगों को संक्रमित कर चुका है। इनमें बुखार, कमजोरी, कफ, मितली जैसे लक्षण देखे जाते हैं। बता दें कि छछूंदर को इस वायरस के लिए नेचुरल होस्ट माना जाता है। छछूंदर देखिए, आपने अपने घरों में देखी होगी, आमतौर पर देखने को मिलती है, चूहे जैसी होती है, लेकिन इसको ना रात में दिखाई देता है, इसको दिन में दिखता नहीं है। थोड़ी सी चूचू चूचू की आवाज़ करते हुए भी घूमती रहती है इधर से उधर, है ना। जूनोटिक रोग देखते हैं। जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले रोग, यानी ऐसे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, उनको हम जूनोटिक रोग बोलते हैं। ठीक है, अथवा जूनोसिस भी बोल देते हैं। जब मनुष्य जानवरों के संपर्क में आते हैं तो जानवरों में मौजूद रोगाणु मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ओके, जूनोटिक रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक जीवाणुओं के कारण क्या होते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। गैस कीजिए, जल्दी बताइए, हसदेव अरण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है ना। देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक निजी सदस्य प्रस्ताव पारित कर
केंद्र से हसदेव अरण्य वनों में सभी कोयला खनन ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का क्या किया है, आग्रह किया है। हसदेव अरण्य वनों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं। जैसे अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना, वैसे हसदेव अरण्य वनों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वन जो हैं सदाबहार वन है दुनिया के सबसे ज़्यादा, इनको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है हसदेव अरण्य वन। हसदेव अरण्य वन हसदेव नदी के जलगढ़ क्षेत्र में स्थित हैं और 18 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, महानदी की सहायक है ना, उड़ीसा से होकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए और हाथियों के एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण क्या है, इकोलॉजिकल रूप से क्या है, सेंसिटिव है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना ने हिमड्रोन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमड्रोन कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए किसने शुरू किया होगा हिमड्रोन कार्यक्रम। हाल ही में क्या हुआ है, भारतीय सेना ने भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से हिमड्रोन कार्यक्रम शुरू किया है। किसने, इंडियन आर्मी ने। इस कार्यक्रम का मकसद भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, बढ़ावा देना है। भारतीय ड्रोन इकोसिस्टम को विकसित करना, इसे बढ़ावा देना। श्रेणियों में निम्नलिखित श्रेणियों में ड्रोन का विकास शामिल है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वजन ले जाने वाले ड्रोन, लॉजिस्टिक है ना, स्वायत्त निगरानी, खोजी और बचाव ड्रोन, और माइक्रो और नैनो ड्रोन। ओके, भारतीय ड्रोन संघ के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2017 में एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। तो भारतीय ड्रोन संघ एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संस्था है, 2017 में स्थापित हुई थी। इसका जो कार्य है वो भारत में मानव रहित विमानन उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में यथोचित कदम उठाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र। अभी ऊपर देख के आए, हमने FAO का आपसे मुख्यालय पूछा था, याद कीजिए कहाँ था, जल्दी गेस कीजिए, अभी तो कुछ देर भी नहीं हुई है, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। अब पूछा गया किसकी स्थापना कब हुई थी, देख लेते हैं भाई इसकी स्थापना कब हुई थी। हाल ही में FAO ने क्या किया है, सूखे से निपटने की दिशा में सोमालिया के लिए 13.14 मिलियन डॉलर की सहायता राशि की अपील की है। लोगों देशों से अपील की है कि सोमालिया के यहाँ सूखे की गंभीर स्थिति है, तो उससे निपटने के लिए इसकी मदद कीजिए। FAO के इस कदम का मकसद सोमालिया के लगभग 8,82,000 सूखा प्रभावित लोगों को तत्काल जीवन रक्षा और आजीविका सहायता मुहैया कराना है। FAO जो है UN की एक स्पेशल एजेंसी, हमने अभी ऊपर देख कर आए हैं, प्रश्न में है, दुनिया से भूख को खत्म करने की दिशा में कार्य कर रही है। और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। AI सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि भूखमरी की समाप्ति से संबंधित है, उसकी दिशा में कार्य कर रहा है। यानी भूख की समाप्ति, खास रक्षा को बढ़ावा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, PM दक्ष योजना किस मंत्रालय की पहल है। दक्ष मीन्स स्किल्ड, कुशल इंसान। तो बताइए किस मंत्रालय से संबंधित होगी, यस कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये योजना किस मंत्रालय की पहल है, ये योजना में कौन कौन मंत्रालय शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए। यह मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में किन मंत्रालयों की पहल है, यानी कितने मंत्रालय उसमें शामिल है ना, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। देखिए पार्टिसिपेट तो आपको करना पड़ेगा, 1 वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपका हेजिटेशन दूर नहीं होगा। अरे गलती सही आंसर तो दीजिए कमेंट बॉक्स में। जब शुरुआत करते हैं तो गलतियाँ करते हैं, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, ये बात तो 100% ट्रू है, सब प्रयास से सीखते हैं। तो अब बेफिक्र होकर आंसर दीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें तो खुशी होगी कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, ठीक है। तो PM दक्ष योजना जो है 2022-23 के लिए 28 जुलाई तक कुल 58,934 लाभार्थियों ने क्या कराया, इसके लिए पंजीकरण कराया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप, यह योजना 2020-21 में शुरू की गई थी।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। पूरा नाम भी पूछ लेंगे कभी आपको ऑप्शन में, तो पीएम दक्ष का क्या पूरा नाम है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। यह योजना हाथियों पर हाशियों समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग पर मौजूद लोग, जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग हो गए, है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हो गए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, और भी अन्य लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, कूड़ा बीनने वाले हो गए, उनके कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, खयाम नामक सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? गैस की जल्दी फटाफट, खयाम नामक सैटेलाइट। तो हाल ही में रूस ने क्या किया है, सोयुज रॉकेट के जरिए खयाम नामक ईरानी सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो खयाम ईरानी सैटेलाइट है, लेकिन इसका जो परीक्षण प्रक्षेपण हुआ है वो सोयुज, रूस के सोयुज रॉकेट से हुआ है। यह परीक्षण कजाकिस्तान में रूसी स्वामित्व वाले बैकनूर से किया गया। रूस का एक लॉन्चिंग स्टेशन है बैकनूर, कजाकिस्तान, वहाँ से इसका प्रक्षेपण हुआ है। खयाम सैटेलाइट का नाम पर्शियन वैज्ञानिक ओमार खयाम के नाम पर रखा गया है। ईरान के मुताबिक सैटेलाइट द्वारा जुटाई गई जानकारियों तक किसी अन्य देश की पहुंच नहीं होगी, हालांकि रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन की निगरानी के लिए कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा इस उपग्रह से ईरान को इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों की निगरानी करने में क्या होगी, मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ईरान के पास नागरिक और सैन्य दोनों तरह के अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं। अमेरिका के मुताबिक ईरान इसका उपयोग अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कर सकता है। यह आपके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, आईआर से संबंधित प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय खिलाड़ियों और उनके द्वारा जीते गए पदकों को सम्मिलित कीजिए। ये बताना कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए, ये हमारे खिलाड़ी हैं और ये इधर ये पदक दिए गए हैं। आपको इनमें से ये बताना किस खिलाड़ी, चारों खिलाड़ियों में से किसकी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। बीते 28 जुलाई को शुरू हुए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 संपन्न हो चुके हैं। भारत को 61 पदकों सहित चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, 61 में से 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य थे। कुल 177 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रहा है, 173 के साथ इंग्लैंड दूसरा, 92 पदकों के साथ कनाडा तीसरा। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और फिर भारत। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण जीता है। मीराबाई चानू ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, अंचित शिवली, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पूनिया, शरत कमल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, बॉक्सर लिखित जरीन, नीतू गंगास ने क्या जीता है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। अंशु मलिक, विंध्या रानी, संकेत सरगर, विकास ठाकुर, तुलका मान ने क्या जीता है, और पुरुषों की टीम ने, महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर। ठीक है, किदांबी श्रीकांत, अन्नू रानी, गुरदीप सिंह, दीपक नेहरा, पूजा गहलोत, पूजा स्याग, तेजस्वी शंकर ने क्या जीता है, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं, महिला हॉकी टीम आदि ने कांस्य। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो महिला क्रिकेट टीम ये कांस्य वाला सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, लक्ष्य ने स्वर्ण जीता है, बिल्कुल। मीराबाई चानू ने भी स्वर्ण जीता है, पुरुषों की टीम ने रजत जीता है। महिला क्रिकेट टीम कांस्य वाला यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो महिला क्रिकेट टीम का हम इधर देख के आए थे ऊपर, ये देखिए महिला क्रिकेट टीम ने क्या देखा है, यहाँ पर रजत जीता है, ना कि कांस्य जीता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है? ऑपरेशन संकल्प, बताइए ऑपरेशन संकल्प किसने शुरू किया होगा? हाल ही में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के में क्या किया है, ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। किसने? इंडियन नेवी ने। भारतीय नौसेना का स्टील फ्रिगेट INS तलवार वर्तमान में भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्र में
भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात। तो आइए हम देख लेते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये देखिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, खाड़ी एक जल क्षेत्र होता है, इनको कौन जोड़ रहा है, हार्मुज जल संधि, स्टेट ऑफ हार्मुज। फारसी खाड़ी को हम पर्शियन गल्फ भी बोल देते हैं, ये हुआ गल्फ ऑफ ओमान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमान की खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। ओमान की खाड़ी अरब सागर के उत्तर पश्चिम भाग, अरब प्रायद्वीप, ओमान के पूर्वी भाग और ईरान के बीच में स्थित है। ठीक है, यह 560 किलोमीटर लंबी है और हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से फारस की खाड़ी से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। फारस की खाड़ी हिंद महासागर में है, ओमान की खाड़ी अरब सागर के उत्तर पश्चिम भाग में। फारस की खाड़ी हिंद महासागर की एक उथला सीमांत समुद्र है जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिमी ईरान के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में दुनिया के अनुमानित सिद्ध तेल भंडार का लगभग 2/3 है। यानी दुनिया में जितने भी तेल भंडार हैं उनका 2/3 हमें फारस यानी पर्शियन की खाड़ी में देखने को मिलता है। और 1/3 प्राकृतिक गैस के भंडार, 2/3 तेल भंडार, 1/3 प्राकृतिक गैस के भंडार हमको फारस की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा फिट फॉर 55 पैकेज किससे संबंधित है? फिट फॉर 55 पैकेज, चलिए देखते हैं। यूरोपीय संघ के देशों ने नई कारों से 2035 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने वाले सख्त जलवायु नियमों को वापस अपनाने के लिए समझौता किया। किसने? यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों ने 2030 में ईयू के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 की तुलना में कम से कम 55% कम करने के प्रावधान वाले एक मसौदे पर, एक प्रस्ताव पर क्या किया है, समझौता किया है। इसे फिट फॉर 55 की संज्ञा दी गई है। इन्होंने मतलब ये कहा है कि जो 1990 में हम उत्सर्जन करते थे और जो 2030 तक हम उसमें 55% की क्या करेंगे, कमी करें। क्योंकि 1990 के जब स्तर था तभी यूरोपीय यूनियन अपने औद्योगिक विकास की चरम सीमा पर था, सब खूब जमा के औद्योगिक विकास कर रहा था, तो काफ़ी सारा उत्सर्जन भी कर रहा था। तो उसने कहा कि हम 2030 तक इसमें 55% की उस लेवल से आज तक क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसी को उन्होंने फिट फॉर 55 नाम दिया है। उद्देश्य पेट्रोल डीजल वाहनों का चरणबद्ध रूप से क्या करना है, उन्मूलन करना है। ठीक है, यूरोपीय संघ का यह पैकेज प्रस्तावित परिवर्तनों के माध्यम से एनडीसी और कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्राप्त करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये प्रस्तावित परिवर्तन अर्थव्यवस्था, समाज और उद्योग को प्रभावित करेंगे। 2030 तक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी ग्रीन ट्रांजिशन सुनिश्चित करेंगे। यह पैकेज नुकसान से बचते हुए नियामक नीतियों और बाजार आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण के बीच संतुलन स्थापित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। फिट फॉर पैकेज जो है यूरोप को इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, अपग्रेडिव पवन उत्पादन या हाइड्रोजन पर चलने वाले विमान इंजन जैसी नई तकनीकों में सबसे आगे रख सकता है। यानी ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम से कम हो। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? चलिए देखते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक का स्कोर बढ़ाकर 56.4 हो गया है। इसके सभी उप सूचकांकों जैसे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक को आरबीआई द्वारा 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के विकसित किया गया था। तो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और प्रत्येक वर्ष जुलाई में इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोगों और समाज के वंचित वर्गों तक बहिनी कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करना है। यानी वित्त तक, उनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, इसी को बोलते हैं वित्तीय समावेशन। बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त करना ही वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला लक्ष्य है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये रामसर स्थल है और उनके राज्य, बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। सतकोशिया घाट, बताइए, उड़ीसा, बिल्कुल सही। सिरपुर वेस्टलैंड इंदौर का, हाल ही में इसको रामसर साइट घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का नंदा झील गोवा, ये भी सही है। कुन
थनकुलम पच्चीबरन केरल का नहीं है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। हाल ही में भारत द्वारा 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर अवसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में शामिल किया गया है, जिससे संख्या 64 हो गई। ये हमारा पहले वीक का करंट है। अभी हाल ही में फिर से 11 और आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई हैं, तो टोटल मिलाकर भारत में कितनी 75 आर्द्र भूमि स्थल हो गए हैं। कुंथलकुलम पच्चीबरन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिए ये सबसे बड़ा क्या है, रिजर्व है। जो दक्षिण भारत के पक्षी होते हैं, प्रवासी जल पक्षी होते हैं, उनके लिए। ये मध्य एशियाई फ्लाई वे का हिस्सा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता है। ठीक है। गंगा झील गोवा राज्य में स्थित है। क्या इकोसिस्टम सेवाएं जैव विविधता मूल्यों हेतु गंभीर रूप से क्या है, एक इम्पोर्टेंट एरिया है। सतकोशिया गाज उड़ीसा राज्य में है, शानदार घाटी के रूप में फैली हुई महानदी के ऊपर क्षेत्र में। ओके, 1970 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया और समृद्ध इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप का क्या है, रूप में कार्य करता है। सतकोशिया भारत के 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। सतकोशिया क्या है, दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। ताजा जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण में मदद करने जैसी अत्यधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। मारिउपोल शहर, जिसका उल्लेख समाचारों में ये रूस यूक्रेन युद्ध कर रहा है, किसके तट पर स्थित है? मारिउपोल शहर, जल्दी बताइए। 6 माह से लगातार रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ये मारिउपोल शहर, मतलब जितने भी शहर से सामने रहे आपको पता होना चाहिए, जितने सागर महासागर, खासकर इस एरिया में। तो हाल ही में रूस के अजोव रेजिडेंट को, जो अजोव सागर है ना, रूस के अजोव रेजिडेंट को देश में क्या किया है, रेजिमेंट को देश में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह घोषित किया है। यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट को रूस ने इनको आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। अजोव रेजिमेंट ने दक्षिण यूक्रेन के मारिउपोल शहर में रूस के साथ हुई लड़ाई में यूक्रेन की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए रूस को रास नहीं आया, उसने उसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित आतंकवादी समूह घोषित कर दिया। ठीक है। मारिउपोल जो है दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में प्रियाजोविया क्षेत्र में कालमियस नदी के मुहाने पर अजोव सागर के उत्तरी तट पर। तो मारिउपोल शहर कहाँ है? पहला तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में है, कालमियस नदी के तट मुहाने पर है और अजोव सागर के उत्तरी तट पर है। ठीक है। मारिउपोल ने यूक्रेन के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग के साथ उच्च शिक्षा और व्यापार का क्या बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। अभी हम मैप में भी देखेंगे, आप टेंशन ना लें। यूक्रेन के 2022 रूसी आक्रमण के दौरान शहर को घेर लिया गया और बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ठीक है। अजोव सागर कृष्ण जल डमरू मत द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है। हमको कई बार ये बता चुके हैं जब भी रूस यूक्रेन का वर्णन हुआ है। अजोव सागर के उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन है। उत्तर पश्चिम में क्या है, यूक्रेन है। पूरब में रूस है। डान और कूवन 2 बड़ी नदियां हैं जो इसमें आकर गिरती हैं। डान और कूवन, डॉन नदी, कूवन नदी अजोव सागर में गिरती है। अजोव सागर विश्व के सबसे छिछले सागरों में से क्या है, एक है। ये देखिए, ये यूक्रेन है और यूक्रेन के कई सारे यहाँ पर शहर हैं, चेरनीव, खारकिन, लुहांस्क, डोनेत्स्क, और इसमें ये आपका शहर है, ये आपका मारिउपोल। तो जो मारिउपोल शहर है, इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए कि मारिउपोल शहर है, ये अजोव सागर है ना, और ये काला सागर। इनके बीच में क्या, कर्स जलसंधि पड़ती है। ठीक है, क्रीमिया शहर, समझ गए आप। अभी ये ओडिशा भी बंदरगाह चर्चा में रहा था, ये भी यूक्रेन का है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न है, कौन सा भारत के जलवायु पंचामृत का भाग नहीं है? इन भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने 5 लक्ष्य घोषित किए हैं, उनको पंचामृत कहा जा रहा है। तो इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है जो भारत ने घोषित किया है। चलिए हम पहले आंसर देखते हैं, फिर आंसर समझ में आया आपको, है ना। ग्लासगो समिट हुई थी जो UNFCCC की, जिसे हम COP26 भी बोल लेते हैं, उसमें भारत के द्वारा किए गए वादों के अनुरूप 2030 तक अपने जलवायु परिवर्तन में लक्ष्यों में वृद्धि की गई। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 को 2021 में ग्लासगो यूके में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ये UNFCCC का फुल फॉर्म है।
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, ग्लासगो यूके में हुई थी 2021 में। भारत द्वारा 5 जलवायु प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया। इसमें शामिल हैं, देखिए कौन कौन सी। 2005 के स्तर से कौन कौन सी शामिल हैं इसमें। 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना, कम से कम 45% की। ये हाल ही में इन्होंने वृद्धि कर दी इसमें, पहले 30 से 35 थी। ठीक है। 2030 में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम से कम 50% गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित स्रोतों पर आयात होगा, पहले 40 था ग्लासगो में, अभी बढ़ा दिया तत्काल। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करना। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक नहीं है, 70 तक है। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को यानी नवीकरणीय ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना और 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन की तीव्रता में कम से कम 45% की कमी करना। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का चर्चित कार्डशा कानून किस देश के साथ गहन संबंध स्थापित करने वालों को दंडित करता है? चलिए बताइए। चलो देखते हैं। कार्डशा कानून 2017 में अमेरिका के द्वारा लाया गया था। ठीक है। उद्देश्य क्या था? आर्थिक प्रतिबंध का उपयोग करके इसकी सूची में शामिल देशों जैसे रूस, उत्तर कोरिया, ईरान के साथ गहरे संबंध रखने वाले देशों को दंडित करना। हाल ही में अमेरिका ने कहा कि रूसी खुफिया और सैन्य एजेंटों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों पर कम से कम 5 प्रकार के प्रतिबंध होंगे। साधारण लेन देन पर प्रतिबंधों को आरोपित नहीं किया जाएगा। उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय महत्वपूर्ण लेन देन की व्याख्या के अधीन होते हैं। यह कानून में उल्लिखित विभिन्न छूटों में से एक है, जैसे लेन देन से अमेरिकी रणनीतिक हितों को प्राप्त नहीं करना, उन गठबंधनों को खतरे में नहीं डालना। सीधा सा लक्ष्य भारत को उसका लाभ होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत से हमारे संबंध अच्छे बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये बात खटकती है कि इसके रूस से संबंध है। रूस से ये कई सारी मिसाइलें खरीदता रहता है, S-400 वगैरह, है ना। खटक तो रही है, लेकिन अगर हम इस प्रतिबंध लगाते हैं तो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा और हम इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी बढ़त नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए इसने उस भारत को राहत देने के लिए सब किया है। ठीक है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध कोंडापल्ली टॉय विलेज? पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में, आप सब सुनते होंगे और नहीं सुनते तो जरूर सुना कीजिए, क्योंकि उन मन की बात कार्यक्रम में जो भी वो वर्ड यूज करते हैं सब एग्जाम रिलेटेड रहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उन्होंने कोंडापल्ली टॉय विलेज की चर्चा की अपने मन की बात कार्यक्रम में। बताना है आपको किस राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश का कोंडापल्ली गांव खास प्रकार के खिलौनों के लिए फेमस है। ये खिलौने टेल्ला पोन की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसी वजह से गांव को कोंडापल्ली टॉय विलेज कहते हैं। यह गांव तंजावुर की लोकप्रिय नृत्य करती गुड़ियों के लिए भी जाना जाता है। तंजावुर की गुड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है कोंडापल्ली गांव, और खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस गांव के सभी परिवारों को लोग खिलौने बनाने की पारंपरिक कला से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इन खिलौनों को 500 साल पुरानी प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। तो कोंडापल्ली गांव जो है तंजावुर की जो गुड़ियाँ उनके लिए भी प्रसिद्ध है और कोंडापल्ली खिलौनों के लिए भी। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की नोडल एजेंसी कौन है? थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। आवास योजना है, ऑब्वियसली आवास और शहरी कार्य मंत्रालय होगा। कॉमन सेंस हर जगह यूज करना पड़ेगा आपको, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कॉमन सेंस कैसे आएगा? गहनता से आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, जो कुछ घटित हो रहा है, आप जहाँ भी जा रहा है, कुछ भी बोर्ड पे लिखा है, हमारी कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड होती हैं। बस ज़रूरत है उनको गहनता से सोचने की, समझने की। देखें, बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। यह अवधि 15 अगस्त 2022 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब 15 अगस्त 2022 से दिसंबर 2024 तक रहेगी। शहरी क्षेत्र में 112 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? बताइए 2015 में। इस योजना का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है। पीएम आवास योजना अर्बन शहरी सभी के लिए आवास मिशन के तहत 2015 में शुरू की गई थी। अब अगला प्रश्न है हमारा, इस्माइल 75 पहल का संबंध किस सामाजिक समूह से? इस्माइल 75, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं।
केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2022 यानी 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ है। इस्माइल का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों की मदद। ठीक है। उद्देश्य भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना, जो भीख मांगते हैं लोग उस समस्या को दूर करना। इस्माइल 75 पहल के तहत गैर सरकारी संगठन जितने भी NGO होते हैं वो अन्य के सहयोग से 75 नगर निगमों की पहचान की जाएगी। भीख मांगने में लगे लोगों के लिए व्यापक कल्याणकारी उपाय लागू किए जाएंगे। ठीक है। 75 नगर निगमों में इसके तहत कानून, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी की मेजबानी करेगा 2022 में? ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी देखते हैं भाई। भारत के चुनाव आयोग ने निर्वाचन सदन नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आवासीय बैठक की क्या की है? मेजबानी की है। इसकी थीम रखी गई है मेकिंग अवर इलेक्शंस इनक्लूसिव, यानी समावेशी, एक्सेसिबल यानी सबके लिए पहुंच, एंड पार्टिसिपेटिव भागीदारी। इस बैठक का आयोजन अगले माह होने वाली ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी बैठक की पूर्व तैयारी के रूप में किया गया है, जिसकी मेजबानी मैक्सिको का राष्ट्रीय चुनाव संस्थान करेगा। कौन करेगा? मैक्सिको का राष्ट्रीय चुनाव संस्थान। ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से मजबूत चुनाव प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य योजना और एजेंडा तैयार करना है। तो ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मैक्सिको करेगा। ठीक है। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैक्सिको यहाँ चर्चा में रहा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मैप में एटलस वगैरह जो भी आपके पास उसमें देखें, उसके आसपास के देश, सीमाएं, नदी, पहाड़ियाँ। ठीक है। जो भी आपकी कन्फ्यूजन रहती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बेहिचक बेझिझक। ठीक है। जब तक पूछेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक शेयर करें, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, कोविड का बूस्टर डोज लगवाना ना भूलें, क्योंकि मैं तो लगवा चुकी हूँ, कल ही लगवा के आई। तो आप सबको भी लगवाना चाहिए। अपने ज़िला अस्पताल में जाएं, जिस ज़िले से भी आप संबंधित हैं, आपके ज़िला अस्पताल में 10 बजे के लगभग कोविड का बूस्टर डोज लगना शुरू हो जाता है। आप लगवा सकते हैं। ठीक है। तो आप सबको जाना चाहिए, लगवाना चाहिए। अपने परिवारजनों, सगे संबंधी को भी बताना चाहिए। 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। ओके। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।